आज हम लोग बात करेंगे संविधान के बारे में। संविधान का बनना के बारे में बात करते हैं। जैसा कि पता है, प्राचीन सभ्यता से सबको पता है कि हम सब जब समूह में रहने लगे तो जब समूह में रहते हैं तो क्या करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सब एक दूसरे से सहमति जताए, तो कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसमें सब क्या करते हैं, एक दूसरे से छोटी छोटी बातों का क्या करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। तो उन लड़ने और झगड़ने वालों के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, कुछ नियम। और वो जो नियम बनेंगे वो सभी को क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। अब अगर उस नियम को हम किसी किताब में लिख दें तो वो बन जाता है, क्या बन जाता है, संविधान। क्या बन जाता है, संविधान। अब देखिए संविधान के बनने की क्या प्रक्रिया रही है भारत में, इसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपको पता है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में व्यापार करने के लिए। और कहां पर आई थी, बंगाल में आई थी, ये सबको पता होगा। व्यापार करने के लिए आई थी और फिर वो धीरे धीरे क्या करी, हमारे यहाँ की राजनीति में क्या करने लगी, हस्तक्षेप करने लगी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे क्या किया, हमारे संपूर्ण भारत पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया और हमें अपना क्या बना लिया, गुलाम बना लिया। सर्वप्रथम बात करें संविधान के बनने की शुरुआत कहाँ से हो गई, तो जब आपको पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या होता है, नाम ही है रेगुलेटर से। तो आपको पता है रेगुलेटर वगैरह यूज करते हैं हम लोग, कहाँ पे यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं, फैन वगैरह कंट्रोल करने में यूज करते हैं, है ना। गैस सिलेंडर वगैरह जो होता था उसमें रेगुलेटर का यूज करते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से ही जैसा कि लग रहा है कि किसी भी चीज को क्या कर रहे होंगे, कंट्रोल कर रहे होंगे। अब वो कौन सी चीज को कंट्रोल करेंगे, तो वहां पे आपको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी को वो क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या लाया, रेगुलेटिंग एक्ट लाया। और ये प्रथम दस्तावेज है जिसमें क्या हुआ, भारत में लाया गया कानून बनाने के लिए। उसके बाद बात आई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब जैसा कि पता है EIC कंट्रोलिंग रूल रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। तो कंपनी उस समय शुरुआती दौरे में क्या थी, घाटे में जा रही थी। कैसे जा रही थी, घाटे में जा रही थी। और उसके बाद एक बड़ा फैक्ट ये आ गया कि उस समय 1857 की क्रांति, जैसा कि आपको बताया था मैंने, मंगल पांडे जी के नाम के बारे में मैंने बताया, हिस्टोरिकल मूवमेंट में आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया मंगल पांडे ने क्रांति लाई एक हिसाब से, और वो जो क्रांति थी उसकी बदौलत जो ब्रिटिश क्राउन होता था इंग्लैंड का, वो डर गया। अब जब ब्रिटिश क्राउन डर गया तो उन्होंने क्या कर दिया कि 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें हुआ क्या, EIC को जो पावर दिया गया था, EIC का जो पावर था उसे खत्म कर दिया उन्होंने। और ये सीधा वहां से क्या करने लगे, जो ब्रिटिश क्राउन होता था, कौन सा क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, उन्होंने कंपनी का कंट्रोलिंग अपने हाथ में ले लिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि याद रखिएगा प्रथम दस्तावेज जो बना संविधान के यानी कानून को बनाने का, वो क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 में आया। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें यह था कि कंपनी का कंट्रोलिंग करने के लिए, क्योंकि कंपनी शुरुआत में घाटे में जाने लगी थी, और जब कंपनी घाटे में जाने लगी तो उसको कंट्रोलिंग करने के लिए कुछ नियम बनाए गए। और जो नियम बना उसे बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। 1857 में भारत में क्रांति आई। उस क्रांति को मद्देनजर वो भारत में सभी जगहों पर क्या हुआ, फैली, और वो सफल तो नहीं हो पाई थी, लेकिन उससे अंग्रेज थोड़ा सा क्या हो गए थे, डर गए थे। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोलिंग पावर था उसको खत्म करके सीधे अपने हाथ में उसे ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंडर में ले लिया। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। उसके बाद क्या आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जो इसे बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में क्या हुआ और मार्ले मिंटो सुधार क्या था। तो इसमें ये हुआ था कि सबसे पहली बात 1909 की बात है, तो इस समय भारत की राजधानी कहाँ होती थी, कोलकाता में होती थी। कहाँ पे होती थी, कोलकाता, क्योंकि उस समय अंग्रेज जो होते थे वो कहाँ पे थे, बंगाल में क्या किया था, कब्जा कर रखा था। तो राजधानी उन्होंने कहाँ बनाई, कोलकाता को बनाई। 1911 में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। कहाँ पे कर दिया, 1911 में दिल्ली में। तो इसमें हुआ क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, इसमें देखिए दो चीजें आ रही हैं, एक क्या आ रहा है, इसमें एक मार्ले आ रहा है और एक मिंटो आ रहा है। तो इसमें हुआ क्या था
कि मार्ले जो होते थे वो भारत सचिव होते थे। कौन होते थे? भारत सचिव। और मिंटो जो होते थे वायसराय होते थे। याद रखिए कि जो भारत के सचिव होते थे वो कहाँ बैठते थे, वो कहाँ रहते थे? तो जो भारत के सचिव होते थे वो इंग्लैंड में होते थे, और जो यहाँ के वायसराय होते थे वो जो भारत की राजधानी होती थी वहां पर बैठते थे। तो इसका मतलब इस हिसाब से मार्ले अगर क्या है भारत सचिव है तो ये इंग्लैंड में बैठेंगे, और मिंटो अगर क्या है भारत के वायसराय हैं तो कहाँ रहेंगे? भारत की राजधानी कोलकाता में होंगे। उसमें उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या लाया? एक सुधार लाया। हुआ क्या था कि पहले छोटे छोटे प्रांतों में यानी कि छोटे छोटे स्तर पर चुनाव होते थे। तो उस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि सांप्रदायिक निर्वाचन का माहौल आया, यानी पहली बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम को भी आरक्षण दिया गया निर्वाचन में। तो यानी एक हिसाब से कह सकते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार में जो छोटे छोटे स्तर पर चुनाव होते थे उसमें मुस्लिम को भी क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो जैसा कि पता है उस ड्यूरेशन में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या हुआ? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में ऐसा कि आपको पता है कि यहाँ पे क्या है? मॉन्टेग्यू है और ये चेम्सफोर्ड है। तो मॉन्टेग्यू कौन होंगे? मॉन्टेग्यू होंगे भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन होंगे? चेम्सफोर्ड होंगे भारत के वायसराय। अब जो मॉन्टेग्यू होते थे ये कहाँ बैठेंगे? अगर ये भारत के क्या है? सचिव हैं तो ये इंग्लैंड में बैठेंगे। और चेम्सफोर्ड, अब जैसा कि पता है कि 1911 से पहले अगर जाएंगे तो भारत की राजधानी कहाँ होती थी? कोलकाता में। और अगर 1911 के बाद की कहानी है तो भारत की राजधानी कहाँ होगी? दिल्ली में। तो मॉन्टेग्यू कहाँ बैठते थे? अगर ये भारत के सचिव हैं तो ये बैठते थे इंग्लैंड में, और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय हैं तो ये बैठेंगे कहाँ पे? दिल्ली में। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? प्रांतों में द्वैध शासन लाया। द्वैध शासन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि पता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम में भारत कई छोटे छोटे प्रांतों से मिलकर बना होता था। जैसे जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं उसे हम यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, जिसे आज हम मध्य प्रदेश कहते हैं उसे हम सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रांतों में या कई प्रांतों में भारत बटा हुआ था, और इन प्रांतों से मिलकर भारत क्या हुआ? बना। तो इसमें द्वैध शासन लाने की बात हुई। कहने का मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे स्तर पर एक हिसाब से कह सकते मुख्यमंत्री का चुनाव यानी संविधान सभा के स्तर पर चुनाव कराया गया, ठीक है। और द्विसदनात्मक व्यवस्था भी लाई गई। द्विसदनात्मक मतलब क्या हो गया? जिसमें निम्न सदन और उच्च सदन का प्रावधान किया गया। तो इसमें क्या कर दिया गया कि राज्यों को भी थोड़े थोड़े अधिकार और शक्तियां दे दी गई, लेकिन पूरा का पूरा कंट्रोलिंग कहां से होता था? पूरा का पूरा भारत का कंट्रोलिंग, ज्यादातर पावर किस पे था? तो आपको पता होगा वो दिल्ली से ही होता था, यानी केंद्र से होता था। उसके बाद अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। तो आपने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में क्या हुआ? आपको पता 1919 में क्या हुआ? 1919 में इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। मॉन्टेग्यू फिर से मैं बता रहा हूँ कहाँ बैठेंगे? ये चूंकि भारत के सचिव हैं तो ये कहाँ बैठेंगे? इंग्लैंड में। चेम्सफोर्ड कहाँ बैठेंगे? ये आपको पता है भारत के वायसराय हैं तो कहाँ बैठेंगे? ये दिल्ली में बैठेंगे, भारत में। प्रांतों में द्वैध शासन, द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें क्या हुआ? प्रांतीय स्वायत्ता लाया गया, यानी प्रांतीय स्वायत्ता यानी कि पहली बार इसमें क्या हुआ? और दूसरा चीज केंद्र में द्वैध शासन ला गया, यानी कि सभी प्रांतों को क्या रखा गया? थोड़ा सा अधिकार ज्यादा दे दिया गया। दूसरा पॉइंट है केंद्र में भी द्वैध शासन लाया गया, यानी यहाँ पर भी क्या हुआ? द्वैध शासन हुआ। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना हुई, यानी पहली बार भारत को एकीकृत करने की कोशिश हुई। क्योंकि आपको पता है एट दैट टाइम में क्या होते थे? राजा होते थे, महाराजा होते थे। तो इन सभी को क्या किया गया? बुलाया गया। कहाँ पे? यहाँ पे अखिल भारतीय महासंघ के लिए, और उसमें क्या किया गया? नियम बनाने की बात की गई। उसके बाद बात आया सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ, आरबीआई की स्थापना हुआ। यानी अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके तहत हुआ? उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के, तो उसको पता चल गया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू हुआ है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसके तहत हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपको पता चल गया काफी बड़े बड़े काम हुए इस दौरान। उसके बाद क्या हुआ? कैबिनेट मिशन 1946 आया। ये देखिए भारतीय संविधान के बनने के क्या है? रास्ते हैं एक हिसाब से। कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया। अब चूंकि कैबिनेट मिशन में क्या हुआ इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा 1946,
तो इस दौरान इंग्लैंड यानी ब्रिटेन वालों की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि इनकी हालत बद से बदतर हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? इसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वार 1 सितंबर को चालू हुआ, 2 सितंबर को खत्म हो गया था। मतलब एक दिन नहीं, मतलब यह है 1 सितंबर यानी 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939 को चालू हुआ और 2 सितंबर 1945। तो आपको पता चल गया, भले ही 1 सितंबर 2 सितंबर है, ये याद करने की ट्रिक है, 1 सितंबर को चालू हुआ 2 सितंबर को खत्म हुआ, बट 1 सितंबर 1939 से चालू हुआ और 2 सितंबर 1945 में खत्म हुआ। उस दौरान हो क्या रहा था कि जैसा कि पता है कि जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ उसमें एक तरफ क्या थे, एक तरफ थे इंग्लैंड, उसके साथ यूएस भी आ गया था बाद में 1942 वगैरह में। उसके बाद साथ साथ और दूसरी तरफ के थे जापान, जर्मनी और इटली। तो उस दौरान क्या था कि जापान, जर्मनी, इटली उसमें सब पावरफुल हुआ करते थे, जापान, जर्मनी। तो इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड वालों को इन्होंने बहुत ही क्या किया, बुरी स्थिति कर दी। हालांकि आपको पता है यूएस जब बीच में आया तो जापान की हालत खराब करी, तो वो सब बाद में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये सिर्फ बता रहा हूं कि उस दौरान फिर 1944 में चुनाव हुआ और जब 1944 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ तो उस समय ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होते थे वो ब्रिस्टिल चर्चिल थे। ब्रिस्टिल चर्चिल कौन थे? ब्रिस्टिल चर्चिल। तो उस चुनाव में क्योंकि इंग्लैंड की स्थिति खराब हो गई थी, वहां की जनता उनसे परेशान हो गई कि उन्होंने भाई हमारे लोगों की रक्षा ही नहीं करी, तो ब्रिस्टिल चर्चिल क्या हो जाते हैं, वो वहां के चुनाव को हार जाते हैं और उनकी जगह एक नई पार्टी बनती है जो लेबर पार्टी से संबंधित होते हैं। उनका नाम होता है क्लीमेंट एटली। क्या नाम होता है? क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली क्या थे? वो लेबर पार्टी संबंधित थे, यानी मजदूर पार्टी से संबंधित रखते थे। तो उनका मानना था कि भैया उपनिवेशवाद ये सब पे चीजें अच्छी नहीं है। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है? किसी भी छोटे देश को क्या करना, अपना गुलाम बना लेना या उस देश पर कब्जा करके अपनी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनके जरिए करना। वो इस चीज में विश्वास नहीं रखते थे। तो उन्होंने भारत को क्या किया, संविधान बनाने के लिए उन्होंने अपने मिशन से, यानी क्लीमेंट एटली का जब कैबिनेट बना यानी मंत्री परिषद बना, तो उनमें से उन्होंने 3 लोगों को भारत भेजा। वो 3 कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों भारत आए, क्या करने के लिए आए? संविधान को बनाने के लिए। यानी कि ये तीनों आए और आपसे पूछा जाए कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। क्या था कैबिनेट मिशन? यानी एक कैबिनेट के 3 मेंबर आए जो ब्रिटेन में थे, क्लीमेंट एटली का जो लेबर पार्टी संबंधित थे उन्होंने भेजा। उसके बाद देखा जाए संविधान सभा बनी 1946 में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा जब बनी 1946 में, इसमें सभी लोगों को बुलाया गया, दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में बुलाकर सभी राजा महाराजा जितने भी प्रांत के सब लोग होते थे सबको बुला के क्या किया गया, उनको मीटिंग बैठाई गई और उसके बाद क्या हुआ, वहां पे सभा बनी, संविधान सभा हुआ। ठीक है, उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इंग्लैंड से भेजा गया, यानी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। कुछ इंपॉर्टेंट डेट होते हैं जिसको हम लोग जान लेते हैं। 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बना, यानी कि संविधान सभा का गठन किया गया अंतरिम सरकार के लिए। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, संविधान सभा का पहला सत्र चालू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष इसमें किसको बनाया गया? तो देखिए भाई, आपको पता है हम जिस देश में रहते हैं वहां पे बड़ों को क्या करते हैं, बहुत ही सम्मान देते हैं। तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, सीनियर थे, तो उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और उसी के 2 दिन बाद फिर से बैठक हुई, 9 दिसंबर के बाद 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें एक स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया गया, बनाया गया। 18 जुलाई 1947 को इंग्लैंड में भारत स्वतंत्र अधिनियम पास कर दिया गया, यानी 18 जुलाई 1947 को इंग्लैंड में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज क्या किया गया, स्वीकृत किया गया, यानी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज क्या किया गया, स्वीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृति किया गया, यानी संविधान को हम लोगों ने स्वीकारा। 26 जनवरी 1950 को संविधान हम लोगों ने क्या किया, लागू किया।
तो ये जो डेट है, इस डेट से काफी क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक डेट है 26 नवंबर 1949 को संविधान की स्वीकृति हुई। यानी संविधान का मतलब एक हिसाब से मैंने क्या बताया था, संविधान का मतलब ये होता है कि ऐसा पुस्तक या ऐसी किताब जिसमें सभी के कानून के नियमों का पालन करने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। यानी हर कोई उसके नियमों का क्या करेगा, पालन करेगा। हर कोई संविधान के नीचे ही होगा, संविधान से बढ़कर कोई भी नहीं होगा, भारत का कोई भी व्यक्ति। यानी संविधान क्या है, सर्वोपरि है। उसमें हमारे रहने और कैसे हमें क्या करना है, अपने जीवन यापन कैसे करना है, उसमें सारे नियम लिखे हुए हैं। यानी कहने का मतलब अब ये जो नियम लिखा हुआ है, यानी जो सारे कानून बने हैं, 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति पाई गई। इसी वजह से अगर पूछा जाए कानून दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा दिवस, कानून दिवस। तो कानून दिवस यानी कि लॉ डे कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को, हर साल 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, कानून दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है और मैंने आपको बताया संविधान कैसे कैसे बना, कैसे कैसे सारी चीज। मैं एक बार फिर से बता दूं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोलिंग था, पहली बार ऐसा प्रथम दस्तावेज था, नियम बनने के थे। उसके बाद क्या हुआ, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें क्या हुआ, EIC के पावर को खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन सीधे इस पे क्या कर रहा, कंट्रोल कर लिया। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, आपको पता है एट दैट टाइम तक भारत की राजधानी कहाँ थी, कोलकाता में थी। दूसरा पॉइंट आया, मार्ले कौन थे, भारत के सचिव थे। मिंटो कौन थे, भारत वायसराय थे। तो ये इंग्लैंड में बैठते थे, ये भारत की राजधानी कहाँ पे थी, कोलकाता एट दैट टाइम। तो इन्होंने क्या किया, प्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन का काम किया, सुधार किया इसमें, यानी पहली बार मुस्लिम को भी चुनाव में आरक्षण दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू क्या थे, भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय थे। ये कहाँ बैठेंगे, इंग्लैंड में बैठेंगे, ये कहाँ बैठेंगे, अब उस समय दिल्ली में राजधानी हो गई। तो इन लोगों ने क्या किया, प्रांतों में द्वैत शासन लाया, यानी कि प्रांतों में क्या किया गया, चुनाव कराया गया, हिसाब से मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ, हिसाब से द्विसदनात्मक व्यवस्था आई, यानी कि उच्च सदन निम्न सदन की। उसके बाद धीरे धीरे ये कहाँ गया, केंद्र में यही चीज लागू हो गया। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, RBI की स्थापना हुई। ये सब कब हुआ, 1935 में। देन 1946 में कैबिनेट मिशन आया। क्लीमेंट एटली के बारे में मैंने आपको बताया ही, किस पार्टी से संबंधित थे, लेबर पार्टी से। पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एविन अलेक्जेंडर, उनकी कैबिनेट मिशन के 3 लोग, यानी कैबिनेट के 3 पर्सन। संविधान सभा 1946, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। बाकी डेट मैंने आपको पहले बता रखा है। तो ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।